नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 एक्शन वाली खबरों से। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने घोटालेबाज एक्सपोर्टर्स के खिलाफ ईडी और डीआरआई को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दूसरे एक्शन में इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे 7 लाख लोगों को नोटिस भेजने का फैसला किया है जिन्होंने पैन दिए बगैर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए। वहीं तीसरे एक्शन बेस्ड खबर में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन 5610 विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम उसने जारी किए हैं जिन पर बैंकों का 58,792 करोड़ रुपए बकाया है। तो फुल एक्शन में आज सरकार नजर आई है। तो पहले एक्शन पैक खबर का रुख करते हैं। हाई वैल्यू नॉन पैन ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग 7 लाख नोटिस जारी करेगा। एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न्स के तहत इनकम टैक्स विभाग को कई तरह के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किए गए हैं। इसमें बैंक खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा के कैश डिपॉजिट, 30 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू के अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त के बारे में जानकारी शामिल है। इनमें से कई ट्रांजैक्शन में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन लिंक्ड नहीं था। इनकम टैक्स विभाग के पास 2009 से 2010 से 2016-17 के बीच ऐसे 90 लाख ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा है। इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे 7 लाख हाई रिस्क क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई भी किया है जिनके इनकम टैक्स विभाग स्क्रूटनी करेगा। इन क्लस्टर्स में 14 लाख नॉन पैन ट्रांजैक्शन शामिल हैं। अब इनकम टैक्स विभाग ऐसे ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को लेटर जारी करके पैन देने के लिए कहेगा। लेटर का जवाब इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है। मेरे सहयोगी आलोक से इस पूरी खबर पर और अपडेट लेते हैं। आलोक, 7 लाख लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी अब आईटी कैसे करने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो नियम है, अगर 50,000 से ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक में तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड कोड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखें तो करीब 90 लाख सरकार ने ऐसे ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें जो 10 लाख से ज़्यादा की लेन देन हुई और वहाँ पर पैन कार्ड कोड नहीं हुआ। ये अपने आप में एक बहुत हैरत की बात है। अब ऐसे में से 14 लाख जो सेंसिटिव हैं उसमें से कंप्यूटर के जरिए 7 लाख लोगों को जो लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे और उनसे ये जवाब मांगा जाएगा कि इसके लिए जस्टिफिकेशन क्या है, जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस उन्होंने किए हैं उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है। तो ऐसे में जो हमारी तरफ से जो जानकारी हम बता दें कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में साथ में ये भी कहा है कि अगर किसी के पास ऐसा नोटिस आता है तो उसको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो जेन्युइन है तो वो जैसे जो ई फाइलिंग वेबसाइट होती है वहीं पर एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाके आप अपना जो ट्रांजैक्शन नंबर है जो आपके ईमेल पे आया है उसको वहां डालें। उसके बारे में आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी कि किस किस ट्रांजैक्शंस के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा रही है। वहां पर आप अपना जस्टिफिकेशन दे दें, उसको ऑन अप कर लें। उसके बाद आपको कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई जेन्युइन है तो उसको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बने रहिए आलोक हमारे साथ, क्योंकि एक और खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। आज के एक और एक्शन पैक खबर में ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने घोटालेबाज एक्सपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसआईटी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी को कुल 788 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एसआईटी ने डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई से कहा है कि वो ये पता करें कि कितनी कंपनियों ने ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का फायदा उठाया लेकिन एक्सपोर्ट से हुई कमाई देश में नहीं आई। एसआईटी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा नियमों के उल्लंघन करने के खिलाफ कंपनियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इनमें से 216 कंपनियों पर 1 मार्च 2016 से पहले और 572 कंपनियों पर 1 मार्च 2016 के बाद एक्सपोर्ट से हुई कमाई देश में नहीं लाने का आरोप है और जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब इन कंपनियों पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम देश में नहीं लाने का आरोप लगाया गया है। इन कंपनियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आलोक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि घोटालेबाज एक्सपोर्टर्स पर अब नकेल कैसे कसी जाएगी ईडी और डीआरआई के द्वारा और प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके का होगा? देखिए, ब्लैक मनी की जो एसआईटी जांच कर रही है उसने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसको सीधे तौर पर ये कहें कि एक तरह से फेमा का मामला बताया है, फॉरेन एक्सचेंज जो मॉनेटरी एक्ट के तहत का मामला बताया है और इसीलिए उसने ईडी और डीआरआई को इसमें जांच करने के लिए कहा है। क्योंकि देखें तो पहली मार्च 2016 के पहले 216 कंपनियां और उसके बाद 572 कंपनियों के बारे में ऐसी बातें आई हैं कि जिन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को कह सकते हैं कि ड्यूटी ड्रॉबैक
का फ़ायदा तो लिया, लेकिन उस एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को फिर वापस फॉरेन एक्सचेंज के जरिए भारत में नहीं लेके आ पाई। तो सीधे सीधे इसे कह सकते हैं विदेश में मनी पार्क करने का मामला है, जिसे कि एक्सपोर्टर्स ने ड्यूटी ड्रॉबैक का फ़ायदा तो उठाया, लेकिन देश में वापस जो है एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज वापस नहीं आया। तो इस तरह से सीधे सीधे एक तरह से ये फेमा का मामला बनता है, और क्योंकि नियम के मुताबिक 1 साल के अंदर ये पैसा देश के अंदर लाना पड़ता है। तो ये तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस तरह की कारस्तानी की है, उस पर वित्त मंत्रालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, और जो SIT ब्लैक मनी की जांच कर रही है उसने इस पूरे मामले को EDI और DRI से जांच करने के लिए कहा है। और जाहिर सी बात है कि इसमें इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे एक्सपोर्टर शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट इसके तहत एक तरह से कहें तो ब्लैक मनी के तौर पर देश के बाहर विदेशों में पड़ा हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है। वाकई घोटालेबाज एक्सपोर्टर्स की अब खैर नहीं और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आलोक इन दोनों खबरों पर अपडेट के लिए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी AIBEA ने 31 मार्च 2016 तक विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 5610 विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम है, जिन पर बैंकों का 58,792 करोड़ रुपए बकाया है। इस रकम में NPA शामिल नहीं है। AIBEA के मुताबिक NPAs के साथ यह आंकड़ा 13 लाख करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में राष्ट्रीय बैंकों के 3192 खाते, SBI और सहयोगी बैंकों के 1546 खाते, निजी बैंकों के 792 खाते, विदेशी बैंकों के 38 खाते और वित्तीय संस्थानों के 42 खातों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इस लिस्ट में जारी नामों में से कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड भी हैं। और RBI ने लिस्ट सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को दी है, लेकिन AIBA ने देश हित में इस लिस्ट को सार्वजनिक किया है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों से तंग आ चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए अच्छी है। केंद्र सरकार जल्दी आम आदमी को ऐसा अधिकार देने की योजना बना रही है जिसके तहत आप भ्रष्टाचारी IAS अधिकारियों को सजा दिला पाएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एक आम आदमी को किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी को सजा दिलाने के लिए शिकायत करने से रोक सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मामले में दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास लोगों के ऐसे सुझाव आ रहे हैं जिनमें भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलवाने का अधिकार देने की मांग की जा रही है। सरकार देश में विदेशी निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार विदेशी निवेशकों को इंडियन रेजिडेंट का दर्जा दे सकती है और सरकार यह कदम मेक इन इंडिया के तहत विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए उठाने जा रही है। गृह मंत्रालय ने परमानेंट रेजिडेंसी स्कीम पर कैबिनेट को नोट भेज दिया है और नोट भेजने से पहले वित्त मंत्रालय समेत अन्य पक्षों के साथ भी एक बैठक की गई है। इस नोट के मुताबिक विदेशी निवेशकों को देश में तय राशि से ज्यादा निवेश करने पर ही इंडियन रेजिडेंट का दर्जा मिलेगा। इंडियन रेजिडेंट का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ विशेष शर्तें भी होंगी। मसलन इंडियन रेजिडेंट का दर्जा मिलने के बाद विदेशी निवेशकों को बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल विदेशी निवेशकों को 5 साल का बिजनेस वीजा मिलता है। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सुविधा मौजूद है, जिसे अब भारत में लागू करने की भी तैयारी की जा रही है। चलिए कुछ कंपनीज के नतीजों की अब बात कर ले। ITC का मुनाफा उम्मीद के मुताबिक रहा है। साल 2017 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5% बढ़कर 2380 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2265 करोड़ रुपए था। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी की स्टैंड अलोन आय 6% से ज्यादा गिरकर 14,138 करोड़ रुपए रही है। वहीं तिमाही दर तिमाही कंपनी के FMCG कारोबार की आय में 12% का उछाल दिखा है। क्वार्टर 1 में स्टैंड अलोन EBITDA में मामूली बढ़त देखने को मिली है। वहीं कुछ और नतीजों में HDFC बैंक के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में बैंक का मुनाफा 20% बढ़कर 3,239 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 2,696 करोड़ रुपए था। क्वार्टर 1 में बैंक की प्रोविजनिंग 662 करोड़ रुपए से बढ़कर 867 करोड़ रुपए रही है। वहीं बैंक की NII में भी करीब 22% का इजाफा देखने को मिला है। बैंक के ग्रॉस NPA में बढ़त देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे आए। अनुमान के मुताबिक रहे नतीजे। साल 2017 की पहली तिमाही में बैंक का मुनाफा 472 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल की पहली तिमाही में बैंक का मुनाफा 190 करोड़ रुपए था।
अप्रैल जून तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग में 41% की कमी देखने को मिली है। वहीं बैंक की NII 20% बढ़कर 1919 करोड़ रुपए हो गई है। बैंक के नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस में इजाफा देखने को मिला है। आपको अब बताते हैं कि बाजार में आज कैसी हलचल रही। आज के कारोबार में बाजार में गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजारों की अच्छी शुरुआत हालांकि जरूर हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार नहीं टिक पाया। वहीं यूरोपीय बाजारों की कमजोर शुरुआत से बाजार पर दबाव और बढ़ा और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 205 अंक, निफ्टी 56 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। कुछ सेक्टर्स में पावर, बैंक और कैपिटल गुड शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। टेलीकॉम इंडेक्स को छोड़कर BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। मैं समझता हूं कि आज अगर हम देखें रिजल्ट्स का आना और मार्केट के लेवल्स का सस्टेन करना, तो मेरे ख्याल से ये एक बुलिश सिग्नल मार्केट को दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, जो मैं समझता हूं कि बाजार की बुलिश सेंटिमेंट के तरफ इशारा कर रहा है, वो है लिक्विडिटी की फ्लो। बाजार पर मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या राय है आपने सुनी। L&T इन्फोटेक के IPO की खराब लिस्टिंग हुई। NSE पर कंपनी का IPO अपने इशू प्राइस से 6% की गिरावट के साथ 667 रुपए पर लिस्ट हुआ। IPO का इशू प्राइस 710 रुपए प्रति शेयर था। हालांकि बाद में शेयर में रिकवरी आई और ये 700 रुपए के ऊपर चला गया। L&T इन्फोटेक के मौजूदा मार्केट वैल्यू 11,799 करोड़ रुपए है। L&T इन्फोटेक का IPO 12 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के IPO का प्राइस बैंड 705 से 710 रुपए प्रति शेयर था। L&T के ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन AM नाइक का कहना है कि हाल ही में IT कंपनियों के कमजोर नतीजों के चलते लिस्टिंग खराब रही। Is the result that is declared by several companies within the software industry have not been very well appreciated by the market, and therefore the whole sector has been discounted, and we have come at the peak of that, when I don't want to name the companies, but I have no doubt in my mind that in next several days it will trade at premium. फॉर्च्यून 500 कंपनियों की नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की 7 कंपनियां शामिल हुई हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में राजेश एक्सपोर्ट्स को जगह मिली है, जबकि महारत्न कंपनी ONGC फॉर्च्यून 500 से बाहर हो गई है। कंपनी के रेवेन्यू के आधार पर यह लिस्ट तैयार की जाती है। इस लिस्ट में टॉप पर वॉलमार्ट है। लिस्ट में शामिल भारत की 7 कंपनियों में से 4 पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों का रेवेन्यू लगभग 27.5 लाख करोड़ डॉलर है, जबकि जो इनका मुनाफा वो 1.5 लाख करोड़ डॉलर है। ये कंपनियां दुनिया भर में 6 करोड़ 70 लाख लोगों को नौकरियां देती हैं। आइए अब आपको बताते हैं फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल भारत की 7 ये कौन कौन सी कंपनीज हैं और किस पोजीशन पे है। रैंक 161 पर है इंडियन ऑयल। वहीं कुछ और कंपनीज में 215वीं रैंक पर है RIL। अगली कंपनी में टाटा मोटर्स, जिसकी रैंकिंग है 226। फॉर्च्यून 500 में अगला नंबर है SBI का, जिसका रैंक है 232। फिर आता है भारत पेट्रोलियम 358 रैंक के साथ फॉर्च्यून 500 कंपनीज में वो शुमार है। वह हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो रैंक है वो है 367 और राजेश एक्सपोर्ट्स का 423। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरहर दाल की कीमतों की बात करते हैं, जिसमें फिर से महंगाई का डंक लग सकता है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि म्यांमार से 2 लाख टन अरहर दाल का इंपोर्ट फिलहाल अटक गया है। सूत्रों के मुताबिक म्यांमार में कारोबारियों ने सांठगांठ कर दाल के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे भारत के लिए इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। सप्लाई घटने से कुछ महीने पहले अरहर दाल के दाम 200 रुपए प्रति किलो के भी पार चले गए थे। लगातार बढ़ती मांग से 2015 में देश में करीब 230 लाख टन दालों की खपत हुई थी, जबकि उत्पादन में करीब 170 लाख टन के आसपास ही हुआ था। ऐसे में करीब 58 लाख टन दालों का इंपोर्ट भी करना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह है कि अच्छे मानसून से दलहन की बुआई बढ़ी है। अब खबर महाराष्ट्र से। दरअसल मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 1 अगस्त से पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में इसका ऐलान भी कर दिया है। राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री दिवाकर रावते ने कहा कि इसके बारे में पेट्रोल पंप एसोसिएशन को जल्दी एक नोटिस भी भेजा जाएगा।
राज्य सरकार का मानना है कि बिना हेलमेट ड्राइविंग से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। यही नहीं, राज्य सरकार अन्य ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भी जुर्माना 5 गुना तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद दूसरा सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाला राज्य है। पिछले साल ही महाराष्ट्र में 63,805 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 13,212 लोगों की जान गई थी, जिसमें 80% जो गलती थी वो ड्राइवर्स की ही पाई गई थी। बढ़ते हैं आगे। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पायरेसी वेबसाइट किक-एस टॉरेंट्स को बंद कर दिया गया है। इससे पहले किक-एस टॉरेंट्स के मालिक आर्टेम वॉलन को पोलैंड से गिरफ्तार किया गया था। वॉलन यूक्रेन का नागरिक है और उसने किक-एस टॉरेंट्स यानी KAT के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी पायरेसी का एम्पायर खड़ा किया था। बताया जाता है कि उसने गैर कानूनी तरीके से फिल्मों की कॉपी, म्यूजिक और दूसरे कंटेंट के जरिए $100 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया। अमेरिका में वॉलन के खिलाफ केस दर्ज है और अमेरिका उसके प्रत्यर्पण की मांग करेगा। चलिए कुछ सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। मायावती पर अभद्र टिप्पणी की वजह से बीजेपी से निकाले गए दयाशंकर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। लखनऊ और बलिया में छापेमारी के दौरान दयाशंकर घर पर नहीं मिले। बलिया से दयाशंकर के भाई धर्मेंद्र सिंह को हिरासत में लिया गया है। दयाशंकर को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर लखनऊ में बीएसपी ने प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया। बीजेपी ने बीएसपी पर मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उसने अभद्र भाषा का जो कल इस्तेमाल किया, जिसको वो अपनी बहन और देवी की तरह मानते हैं। आप लोगों को मालूम है, आपके कोई देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द बोले आपको कितना बुरा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम सजा जो वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को दे सकती है वो दयाशंकर सिंह को दे दी है। अब इस पर राजनीति करने से नुकसान हो जाएगा, मामले की गंभीरता कम हो जाएगी। किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी ये पता चलेगा कि उधर जहाँ गए हैं वहाँ के पुलिस से संपर्क कर और उसमें उनको सूचित किया जाएगा और उनके अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दयाशंकर सिंह पूर्वांचल में छिपे हैं। देर शाम तक लखनऊ में सरेंडर कर सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में कश्मीर में हुई हिंसा के मुद्दे पर जवाब दिया और पाकिस्तान पर निशाना साधा। कश्मीर के मामले पर बार बार दखल देने वाले पाकिस्तान को आज राजनाथ ने करारा जवाब दिया। कहा, जो देश अपने मजहब के लोगों को नहीं संभाल पाया वो भारत में रहने वाले मुसलमानों की चिंता बिल्कुल न करे। प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े विवाद पर कहा, विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पर 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। भारत में रहने वाले हमारे मुस्लिम जो भाई हैं, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने ही घर में अक्सर खरा होता है। चिंगारी का खेल बुरा होता है। एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाऊंगा जो कि यह देखे कि नॉन लेथल वेपन के रूप में जो पेलेट गन का जो प्रयोग किया जाता है, तो इसके दूसरे अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। आज कश्मीर के मौजूदा हालात पर श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सर्वदलीय बैठक की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक का बहिष्कार किया। रांची में ग्रीन वॉरियर्स अवार्ड 2016 का आयोजन किया गया, जिसमें एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन जी पुरवैया ने कराया। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 10 ग्रीन वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। लोगों को वन और पर्यावरण को बचाने में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। झारखंड पहला राज्य देश में होगा जहाँ पे वन का क्षेत्र बड़ा है, वरना कोई भी राज्य ऐसा पूरे देश भर में नहीं है जहाँ वन का क्षेत्र घटा ना हो। उसके लिए आपको, आपकी सरकार को और झारखंड के सभी नागरिकों को मैं तहे दिल से, मन से अभिनंदन भी करता हूँ। लोभ के कारणवश वनों का भी नुकसान हो रहा है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इस देश में परंपरा पर्यावरण को सुरक्षित रखने की हज़ारों वर्षों से रही। अभी बहन जी ने कहा कि बहनें पेड़ लगा के ही पर्यावरण को, वातावरण को, वायु को शुद्ध रख सकती हैं।
पर साथ में इस देश में जो हवन प्रक्रिया है वो भी वायुमंडल को स्वच्छ रखने में सबसे ज़्यादा सहायक रहती है। 22 जुलाई यानी कल का दिन रजनी फैंस के लिए एक बड़ा दिन है। ये वो दिन जिसका इंतजार फैंस न जाने कब से कर रहे हैं। किसी ने दफ्तर से पहले ही छुट्टी ली है तो किसी ने छुट्टी लेने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। यानी जैसे भी हो कबाली का शो छूटना नहीं है। कबाली की ब्रांड इमेज का फायदा उठाते हुए ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। तमिलनाडु के एक डीलर ने स्पेशल मारुति स्विफ्ट कबाली एडिशन को शोरूम में रखा है। गाड़ी में ग्राफिकल चेंजेस किए गए हैं, यानी कि हुड, साइड, रेयर और रूफ पर आपको कबाली के रजनीकांत दिखेंगे, जिसके बाद शोरूम में दर्शकों की तादाद में 200% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है और गाड़ी की मांग में भी काफी डिमांड आ रही है।